मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यह बताती है कि पैसे सिर्फ नंबर नहीं हैं। पैसों के पीछे जो असल ताकत काम करती है वो इंसानी व्यवहार और सोच है। किताब यह समझाती है कि समझदारी से सोचने और सही तरीकों से बर्ताव करने से पैसा बनाने और उसे बनाए रखने में फर्क पड़ता है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद गलत वित्तीय फैसले करते हैं और कई कमाए वाले लोग समझदारी से फैसले लेकर लंबे समय में बड़ा धन बना लेते हैं। इसलिए आज हम इस किताब के प्रमुख 12 सबक आसान हिंदी में समझेंगे ताकि आप भी अपने वित्तीय फैसलों में सुधार कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक वाइब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार किताब की समरी साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई विषय पर एक ताज़ा नजरिया देती है। जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताब फोकस करती है ऐसी चीज पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक्स सिलेक्ट करें जाएं या एक पोर्टफोलियो बनाए जाए आदि। हाउसल लोगों और पैसा के बीच की रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबाते हैं। आपको ब्याज दर जानने की जरूरत नहीं है। आपको लालच को, सुरक्षा, असुरक्षा को और सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म को पढ़ने की जरूरत है। पाठ 1। कोई पागल नहीं है। हर इंसान की सोच अलग होती है कि दुनिया कैसे काम करती है। आपका नजरिया आपके एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज और बाहर से आने वाले प्रभावों से शेप्ड होता है। अपने पैसों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस का दुनिया की बड़ी घटनाओं पर असर लगभग 0.000001% है, लेकिन 80% इस बात से तय होता है कि आप सोचते हैं दुनिया वास्तव में कैसे चलती है। कोई भी अमाउंट ऑफ पढ़ाई, नॉलेज या ओपन माइंडेडनेस आपके डर और अनसर्टेनिटी को पूरी तरह नहीं हटा सकती। हम सभी सोचते हैं कि हमें पता है दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन असल में हम इसे सिर्फ छूकर महसूस भी नहीं कर सकते। अमेरिका में लॉटरी टिकट्स खरीदने वाले लोगों को देखें। कम इनकम वाले लोग हर साल लगभग $400 लॉटरी टिकट्स में खर्च कर देते हैं। ये फिगर हाई इनकम वाले लोगों को भी हैरान कर सकती है। कई लोग इसे पैसे की सिर्फ एक उम्मीद या ख्वाहिश कहकर जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन बिना खुद को उनकी शूज में रखे यह समझना मुश्किल है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। पाठ 2। भाग्य और जोखिम आपके प्रयास आपके नतीजे तय करते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स ने उस समय के चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़ाई की जहां 1968 में कंप्यूटर उपलब्ध थे। अगर उनके शिक्षक बिल डगल ने उस समय $3000 का कंप्यूटर नहीं खरीदा होता तो संभव है कि बिल गेट्स को वही करियर सक्सेस न मिलती। गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी शायद नहीं होता। लेक साइड में 3 एक्सेप्शनल कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे जो दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवंस। केंट एवंस भी सफलता की राह पर था, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। यह हमें बताता है कि किस्मत और अनियंत्रित घटनाओं का जीवन में बड़ा असर पड़ता है। किस्मत और जोखिम दोनों ही वो वास्तविकताएं हैं जो आपके प्रयासों के अलावा आपके नतीजों पर असर डालती हैं। दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ हार्ड वर्क के दम पर 100% नतीजे मिलना मुश्किल है। कभी कभी वह घटना जो आपके नियंत्रण में नहीं होती आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। पाठ 3। कभी पर्याप्त नहीं। जो आपके पास है उसे जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल यह है कि आप अपने गोल पोस्ट को आगे बढ़ाने की आदत से बचें। खुद को दूसरों से तुलना करना हमेशा गलत साबित होती है। कैपिटलिज्म वेल्थ और जेलसी पैदा करता है, लेकिन सामाजिक तुलना कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई आपसे ऊपर होगा। असल काफी होने का मतलब ये है कि आप जानते हो कि किन चीजों से बचना है ताकि बाद में पछताना न पड़े। कुछ चीजें जोखिम लेने लायक नहीं होती, चाहे उनका फायदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी आपको याद रखनी चाहिए। जीतने का असली रास्ता यह है कि आप उस खेल का हिस्सा ही न बने
जहां नुकसान होने का खतरा ज्यादा हो। पाठ 4। उलझा कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की फाइनेंशियल सक्सेस का रहस्य कोई जटिल स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्होंने सिर्फ अच्छे निवेशक बनने तक ही सीमित नहीं रहे, वे लगातार 75 साल तक अच्छे निवेशक रहे। उनकी सफलता एक मजबूत फाइनेंशियल बेस पर बनी, जिसे उन्होंने शुरू के सालों में बनाया और फिर लंबी अवधि तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनकी स्किल है, लेकिन उनका असली सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, बल्कि उन कंसिस्टेंट रिटर्न्स के बारे में होती है जिनके साथ आप लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। यही कंपाउंडिंग का जादू है। पैसा कमाना और पैसा रखना पूरी तरह अलग चीजें हैं। पैसे कमाने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और मौके पर खुद को रखना जरूरी है। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत माइंडसेट चाहिए। विनम्रता, सतर्कता और भय कि जो आपने बनाया है वह एक पल में खो भी सकता है। पाठ 5। अमीर बनना। अमीर बनाए रहना, पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, सकारात्मक बने रहना पड़ता है और खुद को पूरी तरह उस काम में झोंक देना पड़ता है। पैसा बनाए रखने के लिए इसका उल्टा माइंडसेट चाहिए। विनम्रता, सतर्कता और डर कि जो आपने कमाया है वह जल्दी ही आपके हाथ से निकल सकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट माइकल मोरिट्ज कहते हैं कि हम यह मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते कल की सफलता आने वाले कल में भी सफलता में तब्दील हो जाएगी। हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक सर्वाइवल माइंडसेट विकसित करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1. फाइनेंशियल अनब्रेकेबल बनने का लक्ष्य बनाएं। इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सकें और लंबे समय तक गेम में बने रहें, ताकि कंपाउंडिंग का जादू काम करे। 2. प्लान करते समय गलती के लिए जगह रखें। कोई भी प्लान पूरी तरह अपने अनुसार नहीं चलता। जितना ज्यादा आप प्लान पर निर्भर होंगे, उतना ही प्लान फ्रैजाइल हो जाएगा। 3. आने वाले कल को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें, लेकिन सफलता की राह में आने वाली बाधाओं को नजरअंदाज न करें। पाठ 6। टेल्स। आप जीत गए। यह कहानी है आर्ट कलेक्टर हेनस बेरग्रून की। उन्होंने पिकासो, ब्राक, क्लेस और मार्टिस का शानदार संग्रह इकट्ठा किया। लोग उनकी कला में निवेश करने की कला देखकर दंग रह जाते हैं। असलियत यह थी कि उन्होंने बहुत सारी कला खरीदी, लेकिन उसका सिर्फ एक हिस्सा ही असली मूल्यवान साबित हुआ। बेरग्रून कई बार गलत भी हो सकते थे, लेकिन अंततः वे सही साबित हुए। कोई भी बड़ा, लाभदायक या प्रभावशाली काम अक्सर एक टेल इवेंट का नतीजा होता है, हजारों या लाखों में से एक। वेंचर कैपिटल में भी यही होता है। अगर कोई फंड 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है तो 80% फेल होंगे, कुछ ठीक रहेंगे और सिर्फ 1 से 2% अत्यधिक रिटर्न्स देंगे। जब आप मानते हैं कि टेल इवेंट्स ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में सब कुछ चलाते हैं, तो आप समझते हैं कि फेलियर नॉर्मल है। बहुत कुछ टूटेगा, फेल होगा, लेकिन यही खेल की वास्तविकता है। पाठ 7। वेल्थ वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ वह फाइनेंशियल एसेट है जिसे अभी तक किसी चीज में कन्वर्ट नहीं किया गया है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, उनका असल मतलब अक्सर यह होता है कि वे $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना असली करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। रिच और वेल्थ में फर्क यही है। रिच लोग दिखाते हैं कि वे अमीर हैं, बड़े घर, फैंसी कार्स, उच्च इनकम। वेल्थ छुपी हुई होती है। यह पैसा है जिसे सेव किया गया है, खर्च नहीं। वेल्थ का मतलब है ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ। यह वह शक्ति है जिससे आप अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें खरीद सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। पाठ 8। पैसे बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बचाते हैं, यानी कि सेव करते हैं। दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं। तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते और महसूस करते हैं, इसके बारे में चिंता न करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा, करेंसी है। पाठ 9। उचित, तर्कसंगत और त्रुटि, एरर की गुंजाइश। फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय बिल्कुल ठंडा होकर न रहे। उचित रहने का लक्ष्य रखें। वाजिब होना ज्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसा बनाने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सेगन, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है,
कहते हैं, चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती है। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती है। ब्लैक जैक और पोकर के प्लेयर्स को पता होता है कि वो संभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, निश्चितताओं के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीजों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती हो। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि अनिश्चितताओं से चलती है, ना कि निश्चितताओं से। ऐसी चीज के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप फेलियर के सिंगल पॉइंट को अवॉइड कर लें, फेलियर के इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और जरूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग्स के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है। उन चीजों के लिए पैसा बचाएं जिन्हें आप अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पाठ 10। आप बदल जाएंगे। हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की जरूरतें चाहते वो नहीं होती हैं जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की जरूरतें और चाहते होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान बदलाव होने के लिए ही बना है। आज जो आपके लिए मायने रखता है, हो सकता है आने वाले 10 साल में उसका कोई मतलब ही नहीं रहे। डूबा हुआ लागत, संक कॉस्ट, बीते हुए कल के बुरे फैसले को आगे बढ़ाते जाना जिसकी भरपाई होना अब संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी जिंदगी के बड़े फैसले लेता है, जैसे कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए। अब आप इसे जारी रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हो, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा बना लेंगे। जो चला गया वो डूबा हुआ लागत, संक कॉस्ट है। जरूरी है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। पैसों के साथ जुड़ी कई चीजों के लिए ये जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना। सफल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट नहीं होती। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। ये सारी चीजों को अनदेखा करना आसान है जब तक कि हम असली में इन्हें फेस नहीं कर लेते। बहुत कम लोग में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20% पैसा गवा देता भी हूं तब भी मैं ठीक हूं। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक फीस की तरह देखने लगते हैं तो चीजें अलग दिखती हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। पाठ 11। निराशावाद का प्रलोभन। नेगेटिव सोच सिर्फ आम नहीं होती, बल्कि यह अक्सर ज्यादा स्मार्ट भी लगती है। यह आपको बुद्धिमत्ता के भ्रम में बंदी बना देती है और लोग इसे पॉजिटिव सोच से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। अगर आप किसी को कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, तो या तो लोग दूर हो जाएंगे या उलझन भरी निगाहों से आपको देखेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें संभावित खतरे के बारे में बताएंगे तो आपकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डैनियल कैनेमन कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंस के बीच असमानता का एवोल्यूशनरी कारण है। ऑर्गेनिजम्स हमेशा खतरे को अवसर से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं ताकि उनके जीवित रहने और रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ सकें। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ नए तरीके से तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हुआ। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और समस्याओं का जवाब नए सॉल्यूशंस के साथ देते हैं। खतरों के साथ समान मात्रा में समाधान भी आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री में यह पैटर्न हमेशा दिखता है, लेकिन अक्सर नेगेटिव थिंकर्स इसे भूल जाते हैं। ग्रोथ धीरे धीरे कंपाउंडिंग से होती है, जबकि डिस्ट्रक्शन और फेलियर्स कई बार सिर्फ कुछ सेकंड्स में घट जाते हैं। कॉन्फिडेंस भी झटके में खो सकता है। पाठ 12। कबूलनामा, कन्फेशन। इस लेसन में हाउस सेल अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वासों को साझा करते हैं। उनके लिए फाइनेंशियल डिसीजंस की सबसे बड़ी ड्राइव है स्वतंत्रता। वे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट्स और लर्निंग। उनके पास कर्ज से खरीदा हुआ घर नहीं है। हाउसेल मानते हैं कि यह हो सकता है कि कोई इसे बुरा फाइनेंशियल डिसीजन कहे, लेकिन उनके लिए यह अच्छा मनी डिसीजन है क्योंकि इसमें उन्हें कम से कम मानसिक शांति मिलती है। वे अपने 20% एसेट्स कैश में रखते हैं,
जिसमें घर की कीमत शामिल नहीं है, ताकि इमरजेंसी में स्टॉक्स बेचने की जरूरत न पड़े और एक सेफ्टी नेट हमेशा मौजूद रहे। चार्ली मंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम, बिना वजह रोक टोक न करो। हाउसल अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में रखते हैं। कुछ लोग मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। हर इन्वेस्टर को वह स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जो उनके गोल्स तक पहुंचने के सबसे ज्यादा चांसेस दे। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे बेहतर रिटर्न देगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह समरी आपको पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप